डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजुल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। आप किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच पाए, इसीलिए हमारा भी प्रयास होता है कि आप तक कृषि संबंधित तमाम वो जानकारियां पहुंचे जिनका उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इसमें नई तकनीक से खेती भी शामिल है। सरकार की योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 जून यानी मंगलवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की किश्त जारी करने वाले हैं। यानी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे किसान समृद्ध हो और प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की। और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर।
पशुधन हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे किसान कई बार खेती किसानी में ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जहां उन्हें नुकसान हो जाता है। ऐसे में यही पशुधन उनका सहारा बनता है। इसके अलावा भी किसानों की आय में वृद्धि करने में पशुपालन का महत्वपूर्ण रोल है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान बछिया और बछड़े, कटरा कटरी का ध्यान रख सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे पशु प्राप्त हो और उनकी उत्पादकता बनी रहे। आइए देखते हैं। आसानी से पच जाए। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? ए, पशुओं का प्रजनन, बी, अच्छी प्रजाति के बीजों का प्रयोग, सी, 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, डी, निम्न में से कोई नहीं। सही जवाब है ए, पशुओं का प्रजनन। पशुओं का प्रजनन का मतलब है कि जानवरों के जनन प्रक्रिया का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करना ताकि उनकी गुणवत्ता, उत्पादन और आनुवांशिक विशेषताएं सुधारी जा सकें। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें आप किसानों की सफलता की कहानियां हम देश तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे हमारे किसान अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर कृषि के क्षेत्र में पहचान बना रहे हैं, अपने लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए भी राह आसान कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके एक ऐसे ही किसान से। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ
इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग केवी के नारायण गाँव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें केवी के नारायण गाँव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200x50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30, 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद केवीके की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा देके 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। केंचुओं का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसके अंदर हम किसानों को खाद कैसे बनाया जाता है, खाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शुरुआत से हम मार्केटिंग की तरफ क्या क्या करना होगा, इसका पूरा ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके लिए हम हमारे नज़दीक के किसानों को एक संदेशा भेज के ट्रेनिंग का शेड्यूल देते हैं और उसमें किसान भाई हमारे केवीके के आकर वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग हम 5 से 6 दिन का रखते हैं आर्या के प्रोजेक्ट के अंदर, और स्किल ट्रेनिंग के अंदर ये 25 डेज यानी कि 25 दिनों तक हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का यूनिट कैसे सस्टेन होगा फार्मर के लिए, अपने खेती के लिए और बिजनेस के लिए हम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। उसके हम नव युवकों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में आए और अपना
कृषि क्षेत्र में आके अपना छोटा या बड़ा कारोबार शुरू कर सके, इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको सहायता भी करते हैं। उसके लिए हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुओं का खाद है, वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, केंचुओं की कौन कौन सी जातियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम ट्रेनियों को देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद जो मटेरियल खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। उसमें गोबर आता है और अपने जो पीक रहते हैं खेती में, जो हम पीक लेते हैं उसका काड़ी कचरा रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम एक केंचुओं का खाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो हमें फार्मर्स को उनके यहाँ पे कौन से मॉडल का या कौन से पद्धति का वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, केंचुओं का खाद का पूरा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम किसान भाइयों को डिटेल्स में देते हैं। उसके लिए हम शेड कैसा होना चाहिए, शेड में हम प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम फार्मर्स को बता सकते हैं। ट्रेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, शेड की साइज़ कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें किसानों को बतानी पड़ती है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आपका स्वागत है डीडी किसान में। मैं हूं आपके साथ एआई भूमि, जहां हम जानेंगे भारत में गुलाब की खेती के बारे में। गुलाब, जिसे फूलों का राजा भी कहा जाता है, सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। जहां हम जानेंगे भारत में गुलाब की खेती के बारे में। गुलाब, फूलों का राजा, अपनी खूबसूरती और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में गुलाब की खेती होती है। दोमट मिट्टी और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान गुलाब की खेती के लिए आदर्श हैं। गुलाब को जैविक खाद और नियमित पानी की जरूरत होती है। जल जमाव से बचना जरूरी है। कीट और रोगों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। गुलाब के फूलों की कटाई तब की जाती है जब वे पूरी तरह से खिल जाते हैं। इसके बाद इन फूलों को बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। भारत में गुलाब की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि गुलाब की मांग हमेशा बनी रहती है। फूलों की कटाई पूरी तरह खिलने पर करें और बाजार में बेचें। गुलाब जल, गुलकंद, इत्र जैसे उत्पादों से अतिरिक्त आय होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे एआई एंकर कृषि के पास। आइए जानते हैं क्या जानकारियां हैं उनके पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। भारत में लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जून में बारिश की कमी के कारण फसलों की बुवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन अब किसान खेतों की तैयारी कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ खरीफ सीजन की प्रमुख सब्जियों की खेती की सलाह देते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, चौलाई, करेला और भिंडी। ये फसलें कम समय में बेहतर उत्पादन देती हैं। टमाटर की पूसा 120 और पूसा रूबी जैसी किस्में पॉलीहाउस में उगाने पर अधिक लाभ देती है। खीरा की स्वर्ण अगेती और पूसा उदय जैसी किस्में उन्नत पैदावार देती है। चौलाई की छोटी चौलाई और अन्नपूर्णा जैसी किस्में
अच्छी उपज देती है। करेला की पूसा विशेष और अर्का हरित किस्में ज्यादा पैदावार देती है। भिंडी की पूसा मखमली और वर्षा उपहार किस्में अच्छी उपज देती है। किसान भाइयों, सही किस्मों का चुनाव करें और बेहतर उत्पादन प्राप्त करें। जय किसान, जय भारत। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जो कि अब बच्चों के लिए भी शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड जो कि किसानों के लिए होता है, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है जिससे स्कूली छात्र भी जोड़े जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को बताया जा रहा है कि मिट्टी कितनी उपयोगी है, उसकी सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए और इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं। आइए जानते हैं। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं।
बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल करें, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ ऐसी और लाभकारी जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।